हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सिमेट्री। इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हमारा सिमेट्री रहेगा। पर सिमेट्री शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज के लेक्चर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में बेसिस है। हम सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के जो आधार स्तंभ होते हैं, जो बेस होता है, जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट और बेस हम किसी भी मटेरियल को क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाइड किया जाए तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई रेफरेंस, एक ऐसा ही बेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इसका नाम था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल किंगडम किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया या ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, उनमें से आज के लेक्चर में हम सबसे पहला बेस पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है सिमेट्री। मेरे हिसाब से सिमेट्री वर्ड एक ऐसा लोकल वर्ड है जिसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोअर स्टैंडर्ड में जब हम पेंटिंग के क्लास में जाते थे और हम पेंटिंग करते थे, तब आप सब जानते होंगे कि पेंटिंग के क्लास के अंदर हम फ्री हैंड डिजाइन बनाते थे और उन डिजाइन के अंदर हम जनरली बाइलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन फॉर्म करते थे। सिमेट्री का जनरल मतलब होता है रेगुलरिटी, यूनिफॉर्म पैटर्न। बहुत से वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बहुत से सिनोनिम्स है सिमेट्री के लिए। पर बायोलॉजी में सिमेट्री वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्री क्या है। अगर हम कंसर्न कर रहे हैं तो टाइप ऑफ सिमेट्री दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट मतलब बिल्कुल सिमेट्री है ही नहीं, एसिमेट्रिकल, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। सेकेंड सिमेट्रिकल, जो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या रेगुलरिटी शो कर रहा है, पर ये रेगुलरिटी भी दो टाइप की होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, पर एक सर्टेन प्लेन से ही अगर डिवाइड किया जाए, एक पर्टिकुलर लोकेशन या रीजन से ही अगर डिवीजन किया जाए या कट किया जाए उसे, तभी वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है इक्वल हाफ, या कट किया जाए उसे, तभी वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है इक्वल हाफ पार्ट में। तो बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बॉडी के मल्टीपल पॉइंट ऑफ आप एंगल से काटेंगे या प्लेन से काटेंगे, तब भी उसके इक्वल टू हाफ्स पार्ट्स हो सकते हैं। हम एक एक करके समझेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो दो तरीके की सिमेट्री है, बाइलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री है। सिमेट्री में बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग सिमेट्री के अंदर एसिमेट्रिकल, जो बिल्कुल ही सिमेट्री शो नहीं करता, जिसको आप कोई भी प्लेन से, कोई भी एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से कट करो, कोई भी सेंटर से, कोई एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से कट करो, कोई भी सेंटर से, कोई भी पोर्शन से, कोई भी रीजन से कट करो, उस ऑर्गेनिज्म को आप इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो फिगर में शो किया गया है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम स्पॉन्जी है। इसको मैं यहाँ से कट करूँ तब भी भले, देखो यहाँ से कट करूँ, मैं कोई भी एंगल से उसको कट करूँ और बॉडी के कोई भी रीजन से कट करूँ, मैं यहाँ से करूँ, अगर ऐसे इस तरीके से करूँ, कोई भी तरीके से करूँ, कोई भी प्लेन से करूँ, कोई भी रीजन से, कोई भी एक्सिस से करूँ, इनके दो इक्वल टुकड़े कभी नहीं हो सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म करने के बाद भी हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं इक्वल हाफ्स में, दो टुकड़ों में इक्वल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं, जो सिमेट्री शो नहीं करता वैसा। और इसके एग्जाम्पल में है स्पॉन्जिस। ये स्पॉन्जिस दिखाई गई है आपको फिगर में। स्पॉन्जिस स्पंज जैसी सॉफ्ट होती है, इसलिए उसका नाम स्पॉन्जिस रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि एनिमल किंगडम में स्पॉन्जिस सबसे बेसिक किस्म का एनिमल ग्रुप है या कैटेगरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। पर सिमेट्री में दो टाइप की सिमेट्री थी। इसमें सबसे पहली सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री, मतलब आप ऑर्गेनिज्म को कोई भी प्लेन से डिवाइड करिए,
एक ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है बस इसी जगह से काटोगे तभी दो टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं। इंसानों जैसा नहीं है कि सिर के बीचों बीच अगर आप जो पॉइंट है वहां से अगर आप कटिंग करेंगे तभी इंसान दो सेम हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। कटिंग करेंगे तभी इंसान दो सेम हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल प्लेन से आप डिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी प्लेन, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेन्स आपके लिए ऑप्शंस में होते हैं और जब आप सेंट्रल एक्सिस डिवाइड करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दो आइडेंटिकल टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म पे हम लोगों को सी फ्लावर दिखाया है। एक्चुअल में इसका नाम सी फ्लावर होता है पर ये होता है एक तरीके का ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम का पार्ट है। कई लोग इसको सी एनेमोन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला ये प्लेन है, अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को इस प्लेन से काटूं तब भी ठीक। एक दूसरा प्लेन भी ले सकते हैं, जैसे यहां इस प्लेन से अगर मैं इसको कट करूं या तो फिर इस ऑर्गेनिज्म को ये वाले प्लेन से कट करूं। यहाँ पर मेरे पास बहुत से रास्ते हैं, मैं इसको कोई भी प्लेन से कट करूं इसके इक्वल टू हाफ्स पार्ट में डिवीजन हो सकता है। मतलब हम इस ऑर्गेनिज्म को डेफिनेटली टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर कोई इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं पर कोई एक जगह से नहीं, कोई एक सिंगल प्लेन फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस यही प्लेन से कट करूंगा तभी इसके दो टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। मेरे पास इस प्लेन के अलावा ये वाला प्लेन भी है और ये वाला प्लेन भी है, तो मैं तीनों में से कोई भी प्लेन से अगर आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे, जहां हमारे पास डिवीजन के लिए मल्टीपल चॉइसेस होती है, मल्टीपल पॉइंट्स और रीजन्स होते हैं, उस डायरेक्शन में आप कट करेंगे तब भी इक्वल टुकड़े इसके हो सकते हैं। मोस्टली फ्लावर जैसा शेप दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है, या जो ऐसा शेप दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है, या जो ऑर्गेनिजम्स स्फीयरिकल या राउंडर शेप के होते हैं, स्टारफिश जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। एग्जाम्पल में सिलिंड्रेट्स का मतलब है जनरली जेलीफिश का फाइलम है। सिलिंड्रेट्स का मतलब है जनरली जेलीफिश का फाइलम है। टीनोफोर्स, जेलीफिश के बाद में कॉम्ब जेली का एक फाइलम है टीनोफोर्स, वो ऑर्गेनिज्म। और इकाइनोडर्मेट्स या इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश का फाइलम है ये ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिमेट्री का और एक टाइप भी है रेडियल सिमेट्री के अलावा, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि ऑर्गेनिज्म को हम दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट हाफ। यहाँ पर फिक्स है बस यही प्लेन, ये जो आपको दिखा करोगे तभी इस ऑर्गेनिज्म को दो टुकड़ों में डिवाइड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मान लो कि इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से काटूंगा तो दो टुकड़े इक्वल कभी नहीं होंगे, और इवन मैं इसको यहाँ से भी काटूं तब भी इसके दो इक्वल टुकड़े नहीं हो सकते। जिसका मतलब इसी प्लेन से इस ऑर्गेनिज्म को काटना है तभी मैं इसके दो इक्वल टुकड़े कर सकता हूँ, इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ओनली वन प्लेन, मतलब हमारे पास डिवीजन के लिए एक फिक्स्ड प्लेन है, वहीं से डिवाइड करना है तो इसके दो इक्वल टुकड़े हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट। ऐसे सिमेट्री के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और एग्जाम्पल में है एनालिड्स जो अर्थवर्म का फाइलम है, आर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्ट का फाइलम है, और इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, हम लोग इंसेक्ट का फाइलम है, और इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, हम लोग भी बाइलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। तो ये था सिमेट्री के बारे में। चलिए अब एक नए बेस की तरफ मूव करते हैं, एक नए रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि जिसको कॉन्टेक्स्ट लेते हुए, जिनको बेस बनाते हुए, टेक्स्ट लेते हुए, जिनको बेस बनाते हुए हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करेंगे, और उसका नाम है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। डेफिनेटली हम एम्ब्रियो से जुड़े हुए कोई लेयर की बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक लेयर की शुरुआत करें, उसमें सबसे पहला लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। पर हम इन सब होते क्या है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने इतना डिटेल में आपको दिया नहीं है, सीधा ही शुरुआत कर दिया कि एम्ब्रियोनिक लेयर में 2 लेयर है तो हम उन ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, और अगर 3 लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। पर ये लेयर आए कहाँ से, तो एक्चुअल में ये लेयर एम्ब्रियो के हैं। हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है जाइगोट, और जाइगोट होता है एक सिंगल सेल। उसके बाद जाइगोट को कन्वर्ट होना होते के अंदर, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन में जाइगोट फॉर्म होने के बाद 9 मंथ का टाइम पीरियड लगता है एक बेबी को फॉर्म होने में। एक सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाते हैं बेबी के अंदर, और वो इसीलिए क्योंकि जाइगोट ने सेल डिवीजन किया। तो एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के जरिए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो मान लो कि ये जाइगोट से शुरुआत में से 2 सेल बने, ये दोनों भी डिवाइड हो गए, तो फिर बाद में इनसे 4 सेल बने, और फिर इसी तरीके से डिवीजन चलता रहा, और बहुत सारे सेल्स ऐसे फॉर्म होते गए। तो जाइगोट के डिवीजन की वजह से मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो गए, और आप लोग पढ़ेंगे ये सब कुछ जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। जैसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जाइगोट के डिवीजन से, तो ये सारे सेल्स एक नए किस्म का अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, और वो कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक ऐसी बॉर्डर बन जाती है, और ये सारे सेल्स जो हमें एक आउटर लेयर बनेगा, वो जैसे एक बाउंड्री बना रहा है, जैसे एक प्रोटेक्टिव बॉर्डर बना रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो कुछ सेल्स ऐसे बॉर्डर बनाने में लग जाएंगे, और वो काम पकड़ लेंगे, और अंदर के हिस्से में एक कैविटी क्रिएट होगी, एक हॉलो स्पेस क्रिएट होगी, और उसमें बाकी बचे हुए इस कंडीशन को मोस्टली एम्ब्रियोलॉजी के लैंग्वेज में ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन कहते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो ये रेड आपको कंटेंट दिख रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है, और यही स्ट्रक्चर फिर डिवाइड होने लगता है, और ये सारे रेड सेल्स बहुत बार डिवाइड होते हैं, और उनसे जो सेल्स नए फॉर्म होते हैं, अगर वो सेल्स 2 लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से एक लेयर एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि ये कौन से एम्ब्रियो। तो जाइगोट में से जो मल्टीपल सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, अगर वो सेल्स 2 लेयर में अरेंजमेंट दिखाते हैं अपनी, जिसमें सबसे अंदर का जो लेयर है वो एंडोडर्म रहेगा। एंडोडर्म का जनरल मीनिंग ही यही होता है, जनरली जो लेयर है वो एंडोडर्म रहेगा। एंडोडर्म का जनरल मीनिंग ही यही होता है, जनरली यहाँ एंडो का जो मतलब है वो इनर रहेगा। एंडो का अपना मतलब होता है इनर, डम जनरली मतलब लेयर होता है, तो अंदर की तरफ का लेयर, और जबकि एक्टो का मतलब होता है आउटर, बाहर की तरफ का। तो इसका मतलब है अगर का जाइगोट मल्टीपल डिवीजन कंप्लीट करने के बाद, बहुत सारे सेल्स फॉर्म करने के बाद, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स कंप्लीट करने के बाद, अगर उनसे बने हुए सेल्स को 2 लेयर्स में अरेंज करता है, जिसमें इनर लेयर एंडोडर्म और आउटर लेयर एक्टोडर्म है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स 2 होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है। और वापस एक बार बताता हूँ कि एक्टोडर्म का मतलब ही होता है बाहर आया हुआ लेयर, और एंडो का मतलब है बाहर आया हुआ लेयर, और एंडो का मतलब अंदर आया हुआ या इनर। तो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानेंगे। यहाँ एक और चीज़ भी हमें नोट करनी है, और वो ये नोट करनी है कि उन दोनों लेयरों के अलावा उनके बीच में एक और लेयर भी है। तो आप सब जानते हैं कि एंडोडर्म
जबकि एक्टोडर्म को शो किया है ब्लूइश कलर से, पर इन दोनों के बीच में एक लेयर है ये वाला जो ग्रीनिश कलर से शो किया है और उसका नाम नॉन लिविंग लेयर है। और एक्चुअल में उस नॉन लिविंग लेयर को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी कहते हैं, जो एक्चुअल में डिफरेंशिएट नहीं हो पाया है। एक्चुअल में ये लेयर अगर डिफरेंशिएट नहीं हो पाया है। एक्चुअल में ये लेयर अगर डिफरेंशिएट होता तो वो मेसोडर्म के नाम से जाना जाता, पर एक्चुअल में वो मेसोडर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। इस वजह से दो ही लेयर सिर्फ रह गए, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। इन दोनों के बीच में ये जो लेयर है उस लेयर को नॉन लिविंग लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी कहते हैं, उसे मेसोग्लिया के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उनमें हमें दो लेयर मिलता है, डिप्लो का मतलब ही दो होता है सबसे, इसी वजह से हमने नाम डिप्लो दिया, दो से वर्ड डिप्लो आया। शुरुआती ऑर्गेनिज्म जो है, बेसिक किस्म के जो लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और उनमें हमारा एग्जाम्पल है वो है सिलिंट्रेट्स। जेलीफिश के फाइलम के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जेलीफिश भी आ गई। आने वाले लेयर्स सेल के दो ही होते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इसके बाद अगर तीन लेयर फॉर्म होते हैं तो उसका नाम हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब तीन। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की फिक्र कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ना सिर्फ एक्टोडर्म है जो आउटर लेयर है, सबसे इनर लेयर एंडोडर्म है, पर उन दोनों के मिडल में, इन बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, एक थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है और उसका नाम है मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है और उसका नाम है मेसोडर्म। ये रहा मेसोडर्म। तो तीन लेयर हो गए। अगर तीन लेयर को हम ध्यान से देखें तो वो कौन कौन से तीन लेयर हुए? सबसे पहले बाहर से शुरुआत करेंगे। सबसे बाहर से अगर हम देखें, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाए, सबसे बाहर से अगर हम देखें बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाए तो एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसोडर्म मिडल में, एंडोडर्म अंदर की तरफ। तो ये आपको वर्ड याद रखने जरूरी है। मेसो का मतलब ही होता है मिडल में आया हुआ, जबकि एक्टो का मतलब होता है आउटर या एक्सटर्नल, और जबकि एंडो का मतलब होता है इनर। तो यहाँ पर ये वर्ड्स जो है वो वहीं से आए हैं। वोकेबुलरी के हिसाब से अगर हम देख होता है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीन लेयर्स देख ली। अगर तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो ये ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम से जानेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एग्जाम्पल में है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, टू कॉर्डेट्स। मतलब कि फ्लेटवर्म से लेके एनिमल किंगडम में सारे कॉर्डेट्स में हम से लेके एनिमल किंगडम में सारे कॉर्डेट्स में हम लोग फिशिस, रेप्टाइल, एम्फिबियंस, बर्ड्स और मैमल्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फ्लेटवर्म से लेके पूरे मैमल्स तक का जो भी ग्रुप है एनिमल किंगडम में, वो सब एम्ब्रियोनिक लेयर्स में तीन लेयर्स फॉर्म करते हैं। तो हम भी उनमें आ गए, लेयर्स में तीन लेयर्स फॉर्म करते हैं। तो हम भी उनमें आ गए। ह्यूमंस भी एक्चुअल में कॉर्डेट्स ही है। तो हमारी बॉडी में जाइगोट बनता है, जाइगोट से बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। वो सारे सेल्स तीन ही लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे तीन लेयर बनाए जाते हैं। तीन लेयर कंप्लीट होने के बाद ऑर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू होगी। मेसोडर्म से आप देखिए तो मसल्स जैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म होते हैं। एंडोडर्म से इनर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, मेरी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होंगे, हम सबकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने हैं। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कि हार्ट कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो डिराइव्ड फ्रॉम आपको लिखना रहेगा कि हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो आपको आंसर मिलेगा। ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, लंग्स डिराइव्ड फ्रॉम। आप ऐसे करके हर एक ऑर्गेनिज्म को गूगल से देख सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पार्ट्स एक्टोडर्म से बने हैं, मेसोडर्म से बने के एंडोडर्म। तो इनका यही फंक्शन रहता है। अगर आगे की तरफ देखें तो इनका फ्यूचर यही है कि ये सारे लेयर्स जो सेल के हैं तीन,
वो एक एक करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली एम्ब्रियोलॉजी जो है, और इस बेस का नाम है सीलोम। अब ये सीलोम क्या होता है? चलिए, सीलोम के बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्यूडोसीलोम जो है, उसके बाद आप देखें तो एसिलोमेट्स जो है। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सीलोम क्या है। द बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm is called coelom। तो इसका पूरा बेस, इसका पूरा रेफरेंस प्रीवियस टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एम्ब्रियोनिक लेयर से कनेक्टेड है। अभी समझ में आएगा जब एम्ब्रियोनिक लेयर समझ में आए। तो सबसे पहले हम वापिस शुरू करते हैं। बाहर का लेयर एक्टोडम, अंदर का लेयर एंडोडम, और सबसे बीच में है मिजोडम। अगर एंडोडम और मिजोडम, इन दोनों के बीच में, तो 3 लेयर तो हम जानते ही हैं, पर सबसे अंदर का जो लेयर है और मिजोडम है, अगर इन दोनों के बीच में कोई कैविटी पाई जाती है, अगर मैं कैविटी की बात करूं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट कैविटी शायद दिख ही रही होगी। ये देखो, येलो कलर से जो भी मैं शो कर रहा हूँ, ये कैविटी है जो मैंने येलो कलर से फिल कर दी, तो देखिए आपको यहाँ पर सीलोम दिखाया भी है। ये पूरी कैविटी जो आपको दिखा रखी है, इसी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। तो अंदर का लेयर है एंडोडम, मिडल लेयर मिजोडम, और इनके बीच में अगर ऐसी कैविटी है, ये कैविटी है, करेंगे। अगर ऐसी कोई भी कैविटी एंडोडम और मिजोडम के बीच में प्रेजेंट होती है तो उन ऑर्गेनिजम्स में सीलोम है ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल एनालिड फाइलम में अर्थवर्म का दिया गया है। ये अर्थवर्म है और अर्थवर्म की बॉडी में सीलोम पाया जाता है। अगर अर्थवर्म की बॉडी को हम क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करें और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक्टोडम, एंडोडम और मिजोडम ऐसे 3 लेयर दिखेंगे, जिसमें एंडोडम और मिजोडम के बीच में हमें सीलोम या तो बॉडी कैविटी दिखेगी। तो सीलोम का मतलब और कुछ नहीं है, सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। ऐसी कैविटी, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा पैसेज जो प्रेजेंट है एंडोडम और मिजोडम के बीच में। तो दोनों ही लेयर आपको बहुत ही कंप्लीटली फिगर में दिख रहे हैं। दोनों के बीच में एक कैविटी और एक पैसेज भी आपको दिख रहा है, जिसको फिगर में सीलोम नाम दिया गया है। जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम पाया जाता है उनको हम सीलोमेट्स, एनिमल्स जिनके पास क्या है, जो सीलोम पजेस करते हैं, एनिमल्स पजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सीलोम पजेस करते हैं, जिनके पास सीलोम है? तो एग्जाम्पल में है एनालिड्स। एक्चुअली में एनालिड का ही एग्जाम्पल आपको फिगर में दिखाया है। एनालिड वो फाइलम है जिसमें अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं। मोलस्कस, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, ऑक्टोपस उनमें आता है। आर्थ्रोपोड्स जिनमें इंसेक्ट आते हैं। इकाइनोडर्म्स जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो शायद आपने उनके नाम भी सुने नहीं होंगे और शायद पहली बार ही समझ रहे होंगे, इसलिए उनके नाम मैं फिलहाल नहीं दे रहा। हम एक एक करके जब ये सारे फाइलम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। मैं उन्हीं के नाम यहाँ पर दे रहा हूँ। कॉर्डेट्स में तो हम सब जानते ही है कि फिश, एम्फीबियन, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म, मतलब हम भी इंक्लूड हो गए इसमें। हम सब की बॉडी में सीलोम है। सीलोम का मतलब है एक ऐसी बॉडी कैविटी या पैसेज या स्पेस जो प्रेजेंट है एंडोडम और मिजोडम के बीच में। पर सारे ऑर्गेनिजम्स नेचर ने वैसे नहीं बनाए जिनके पास सीलोम होता है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बनाए गए जिनके पास सीलोम नहीं है। और कुछ तो ऐसे बहुरूपीय हैं जो अपनी बॉडी में सीलोम होने का नाटक करते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम स्यूडोसीलोम कहते हैं।
इन ऑर्गेनिजम्स में, इनकी बॉडी में एक्चुअल में कोई भी ऐसी कैविटी नहीं होती जो मेसोडर्म से लाइन की गई हो। हाँ, पर केविटी की जगह स्केटर्ड पाउचेस जरूर पाए। हमने देखा था कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जनरली क्या पाया जाता है? आप सबने देखा था कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 लेयर होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि एंडोडर्म और मेसोडर्म का जो लेयर है उनमें एक चीज़ पाई जाती है, और इनको हमने नाम दिया था बॉडी कैविटी पाई जाती है, और इनको हमने नाम दिया था बॉडी कैविटी, और उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था सिलोम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास एक्चुअल में कोई सिलोम है ही नहीं, पर इसके बाद भी ये ऑर्गेनिज्म सिलोम होने का नाटक कर रहे हैं। इनके पास कोई सिलोम नहीं है। देखिए, इनके पास ऐसी कोई बॉडी कैविटी नहीं है जिसको लाइन किया गया हो मेसोडर्म से, जो मेसोडर्म से लाइन की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। इसके बाद भी ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने अंदर सिलोम होने का एक नाटक कर रहे हैं, और इसीलिए इनका नाम हम सिलोमेट ऐसा रखा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिलोम होने का नाटक कर रहे हैं, पर सिलोम की जगह उनके पास कुछ ऐसा है जो हमें देखना चाहिए, और वो ये है, यहाँ देखिए स्यूडोसिलोम दिखाया है। एक्चुअल में स्यूडोसिलोम में एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर इनके पास स्पेस में ऐसे पाउचेस हो गए, स्केटर्ड, फैले हुए। तो स्केटर्ड पाउचेस देखने को मिलेंगे बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उनके बीच में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होंगे, वो पाउचेस है, वो जुड़ के कैविटी नहीं कन्वर्ट कर पाए या फॉर्म कर पाए। हाँ, ऐसा माना जरूर जाता है कि स्यूडोसेलोमेट्स जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनमें ऐसे पाउचेस फिर इवोल्यूशन की वजह से फ्यूज हो गए, और फिर बॉडी कैविटी का कन्वर्जन हुआ। है जो सिलोमेट्स में कन्वर्ट हुए इवोल्यूशन एंगल से अगर देखें तो। पर हालांकि इनके पास कोई सिलोम नहीं होता। सिलोम की जगह मैंने जैसे आपको बताया वैसे पाउचेस होते हैं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होते हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम स्यूडोसिलोमेट के भी कहते हैं, उसी नाम से भी जानते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें ऑर्गेनिज्म से वो कवर किए गए हैं, तो एग्जाम्पल में एस्के हेलमेंथ्स है, राउंड वर्म, बच्चों के इंटेस्टाइन में जनरली पाया जाता है। छोटे बच्चों के इंटेस्टाइन में जो मिट्टी खाते हैं उनके स्टमक में होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, राउंड वर्म्स जिसको कहते हैं। एक्चुअल में ये पैरासाइट्स और इंसेक्ट में रहते हैं। ये स्यूडोसिलोमेट्स, बिल्कुल ही सिलोम पाया नहीं जाता। एक ऐसे एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, एब्सेंट है बॉडी कैविटी। ऐसी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, किसके बीच में? एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में, या फिर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। आपको यहाँ पर कोई कैविटी नहीं दिखा है। वो हमें कहाँ कैविटी देखनी है? कैविटी होनी चाहिए किसके बीच में? कैविटी होनी चाहिए एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में। ऐसी कोई कैविटी नहीं। यहाँ कैविटी होनी चाहिए थी, पर ऐसी कोई कैविटी यहाँ है नहीं। यहाँ कैविटी होनी चाहिए थी। तो इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए हमने इनको एसिलोमेट्स कहा। इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए हमने इनको एसिलोमेट्स कहा, जिनके पास सिलोम नहीं है। और उनके एग्जाम्पल में आएंगे प्लेटी हेलमेंथ्स, मतलब कि फ्लैट वर्म्स। तो आपको फिगर में फ्लैट वर्म दिखा है, और फ्लैट वर्म में जो फिगर आपको दिखा रखी है वो प्लेनेरिया की है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजनरेशन जाता है जिनकी बॉडी में। अब मैं आपको बता दूं, शुरुआती ऑर्गेनिज्म जो नेचर ने बनाए वो एसिलोमेट्स थे। उनकी बॉडी में कोई भी सिलोम नहीं था, उनके पास कोई भी सिलोम नहीं था, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं थी एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में। फिर इवोल्यूशन हुआ और एसिलोमेट्स से स्यूडोसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जिन्होंने एक छोटी कैविटी जैसा स्ट्रक्चर तो बनाया, पर वो कैविटी बन नहीं पाई। कैविटी बनने में, सिलोम बनने में एक नाकाम कोशिश हुई, और उसकी जगह छोटे छोटे ऐसे पाउचेस बन गए, और वो पाउचेस एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जनरली होते हैं। यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है ऐसा लिखा है, तब भी सही है।
तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में से पाउचेस बन पाए। हाँ, ये पाउचेस जुड़ नहीं पाए। अगर ये पाउचेस आपस में जुड़ जाते, फ्यूज हो जाते, तो शायद वहाँ केविटी बन जाती है कंटिन्यूअस। इस आपस में जुड़ जाते, फ्यूज हो जाते, तो शायद वहाँ केविटी बन जाती है कंटिन्यूअस, और तब ये सिलोमेटेड होते। पर नहीं, बेसिक शुरुआत हुई, अभी जस्ट शुरुआत की है, अभी जस्ट इनिशिएशन लिया है, तो इतना एडवांस लेवल तक तो डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ नहीं था, सिलोम नहीं था, केविटी नहीं थी, और बनाने की शुरुआत हुई है। बना तो नहीं पाए, फेल हो गए, पर केविटी की जगह, कंटिन्यूअस केविटी की जगह हम लोग देख पा रहे वैसे पाउचेस फॉर्म हो गए, जिस वजह से ये लुक जरूर ऐसा देता है कि इसकी बॉडी में केविटी है, सिलोम है, पर एक्चुअल में सिलोम है नहीं, इनमें सिलोम है नहीं। इसीलिए शूडो मतलब फेक, फॉल्स सिलोमेट्स, जो ऐसा दिखावा करते हैं कि उनकी बॉडी में सिलोम या बॉडी केविटी है, पर एक्चुअल में होती नहीं है। और यही ऑर्गेनिजम्स बाद में डेवलप हुए, शूडो सिलोमेट्स ही बाद में डेवलप हुए। उनके जो ये पाउचेस थे जो मैंने आपको दिखाए, ऐसे ऐसे पाउचेस जो बने थे, ऐसे पाउचेस जो बने थे, जो सिलोम में कन्वर्ट नहीं हो पाए, आपस में जुड़ गए और एक कंटिन्यूअस केविटी बन गई, सिलोम बन गया, और इवोल्यूशन हुआ। और स्यूडोसिलोमेट जो है वो इवोल्यूशन के जरिए सिलोमेट्स या सिलोम कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। हालांकि ये जो पॉइंट मैंने आपको लास्ट में बताया, उसको याद रखने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर इवोल्यूशन एंगल से अगर हम सोचे के ऑर्गेनिज्म फॉर्म किए, तब ये चीज़ समझनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिलोम के बाद एक और बेस भी हमें पढ़ना है, और उस बेस का नाम है सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पीस, टुकड़े या पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो फ्यूज किए जाते हैं। असेंबल करना भी हम वर्ड यूज करते हैं। तो लैपटॉप अगर बना रहे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उसको हम असेंबल करते हैं और फिर कहीं एक मशीन बनता है। वैसे ही सेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ऐसा लगेगा आपको कि छोटे छोटे पुर्जे जोड़ के आप पीस हो गए, जिनको आपने आपस में चिपकाया होगा, जैसे हम क्राफ्ट बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में चिपका के, वैसा स्ट्रक्चर शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसा दिखाते हैं कि उनकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और वही सेगमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे, सीरियल रिपीटेशन कर रहे, और उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको जो फिगर दिख रही है वो अर्थवर्म की है। अर्थवर्म ना सिर्फ अपनी बॉडी को बाहर से सेगमेंट्स में डिवाइड दिखा रहा है, पर इंटरनली भी इसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब देखो तो इनकी बॉडी में इस तरीके के सेगमेंट्स हैं। तो ये छोटे छोटे रिंग लाइक सेगमेंट जो है वो आपस में जैसे फ्यूज हुए हैं और पूरी अर्थवर्म का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा हमें लग रहा है। तो इस तरीके के जो सेगमेंट्स में बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का रिपीटेशन हुआ है और अर्थवर्म फॉर्म हुआ इन सेगमेंट्स का। और जो सेगमेंट्स दिखाते हैं अपनी बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और इस फिनोमेनन को हम सेगमेंटेशन कहेंगे। फिगर में भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे हमें सेगमेंट्स दिखाए हैं। ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, और एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। आप लोग चौक भी ले सकते हैं, हाँ, मतलब बोर्ड पे जो जिससे लिखा जाता है, पुराने समय में टीचिंग करवाने के लिए हम चौक का इस्तेमाल करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। और ये जो चौक होता है, उस चौक को आप से करो कि उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, जैसा अर्थवर्म का दिख रहा है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्म जरूर कर पाओगे उनमें भी, पर ये सिर्फ स्ट्रक्चर बाहर की तरफ कार्विंग दिखाएगा। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो एक्चुअल में बाहर की तरफ ही फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप कार्विंग दिखा सकते हो, और एक पूरा चौक जो है लंबा सा, वो एक अर्थवर्म जैसे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से काव करते हैं तो, इस तरीके से। पर अगर चौक के मिडल पॉइंट से देखे तो इस तरीके से, पर अगर चौक के मिडल पॉइंट से देखे तो उसमें ऐसी कार्विंग नहीं होगी, उसमें ऐसा नहीं होगा। अंदर की तरफ ऐसे कोई सेगमेंट्स नहीं होंगे। ये तो आपने बाहर की तरफ से इस तरीके से काव किया है, इस वजह से आपको ऐसा लुक मिल रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख रहा है, उन्होंने सिर्फ बाहर से ही बॉडी
तो ये ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख रहा है, उन्होंने सिर्फ बाहर से ही बॉडी को ऐसे डिवाइड होते हुए नहीं दिखाया, पर इनकी बॉडी अंदर से भी एक्चुअल में डिवाइड होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं छोटे छोटे कॉइन्स। तो आप क्या करो कि जैसे एक एक रुपए के जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं उनको इकट्ठा करो, उनको इस तरीके से अरेंज करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिसमें एक सिंगल कॉइन है वो एक सेगमेंट की तरह रहेगा। और कॉइन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बाहर से नहीं दिखा रहा कि बॉडी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, पर आप एक एक टुकड़े को अलग भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। एक एक कॉइन को उठा लेके तो एक एक सेगमेंट जो है वो आपके हाथ में आएगा। वैसे ही अर्थवर्म की बॉडी ना सिर्फ बाहर से, अंदर से भी डिवाइडेड होती है। बॉल पेन होती है, उसके अंदर कैसी एक कंप्लीट हॉलो कैविटी है, ऐसा नहीं है। इनकी बॉडी अंदर से भी इसी तरीके से डिवाइड है, ना सिर्फ बाहर से है। जब बॉडी अंदर और बाहर दोनों तरफ से डिवाइड हो तब हम सेगमेंटेशन के अलावा एक और वर्ड भी यूज करते हैं और उसका नाम है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये वर्ड तभी यूज किया जाना चाहिए जब बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, तभी। और इस फिनोमेनन का जनरल मतलब होता है एक ऐसी घटना, एक ऐसा इंसिडेंस जो नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली होता है, उनके लिए हम फिनोमेनन यूज करते हैं। और इस इंसिडेंस को, इसी नेचुरल अकरेंस को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये हमें अर्थवर्म में देखने को मिलता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म है जिनमें इस तरीके का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, पर मेटामेरिज्म या मेटवर्म है। तो सेगमेंटेशन हमारा एक बेस है जो हमने देखा कि किस तरीके से सेगमेंटेशन का सहारा लेकर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो सेगमेंटेशन दिखाता है और एक ऐसा ग्रुप जो सेगमेंटेशन नहीं शो कर रहा है। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है नोटोकॉड, जहां कोड का मतलब रस्सी होता है। एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, जो रस्सी जैसा है, जो रोड जैसा है। मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है जो रस्सी जैसा है, जो रोड जैसा है, और वो पाया जाता है डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब उसी स्टेज में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के स्टेज में ही हमें होलो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, रोड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो मीजोडर्म में से डिराइव्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी फॉर्म करती है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो या तो एक्टोडर्म से बने हैं, या मीजोडर्म से, या एंडोडर्म से। पर ये जो स्ट्रक्चर है, जो रोड जैसा, आपको फिगर में भी दिखा है। और ये जो नोटोकॉड है वो रोड जैसा होता है, मीजोडर्म से बनता है, और वो बॉडी की डोर्सल साइड पे होगा। डोर्सल साइड मतलब जहां हमारा बैकबोन है, वो जगह, हमारी बैक साइड, हमारे चेहरे की पीछे की साइड, उसको हम डोर्सल कहेंगे। और हमारे चेहरे की पीछे की साइड, उसको हम डोर्सल कहेंगे। और वेंट्रल कहेंगे जहां हमारी आंखें हैं, जहां हमारा नोज है, जहां हमारा माउथ है, उस सरफेस को हम वेंट्रल कहते हैं। तो डोर्सल सरफेस जो होगी वहां पर ये आया हुआ होगा। ये बनता कब है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त, मतलब वो 9th मंथ का जो डाइगोट से बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसी वक्त ये नोटोकॉड नाम का रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉड पाया जाता है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होगा उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं ये नोटोकॉड का होता क्या है। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर 9th मंथ के डेवलपमेंट के वक्त बनता है, और जब भी बेबी अपना डेवलपमेंट फिनिश करके बर्थ लेता है तब ये नोटोकॉड ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा बोन जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट, और कुछ नहीं है। नोटोकॉड हमारे बैकबोन कहते हैं, हमारा बैकबोन जिसको कहते हैं, जिसी के सहारे, जिसी के सपोर्ट की वजह से हम चल पा रहे हैं, हम दौड़ते हैं, हम बैठ पाते, हम सो पाते, वो बैकबोन जहाँ रिब जुड़ी हुई है, जहाँ सिर का वेट जो है, जो पूरा हमारी खोपड़ी है, जो हमारी स्कल है, उसको जहाँ पर रेस्ट बोन जो है, उसका पास्ट मतलब नोटोकॉड ही
डेवलपमेंट के बाद कन्वर्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। हाँ, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं जिनमें ऐसे नोटोकोड पाया जाता है, और जिनमें कॉर्डेट्स कहते हैं जिनमें ऐसे नोटोकोड पाया जाता है, और जिनमें नोटोकोड नहीं होता उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनके पास ऐसा कोई रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है और इस तरीके का कोई रस्सी जैसा स्ट्रक्चर या कोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। कॉर्डेट्स में कौन होते हैं? कॉर्डेट्स में हम जानते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जैसे ग्रुप कॉर्डेट्स में इंक्लूड किए गए हैं। और नॉन कॉर्डेट्स, हम इस चैप्टर में सबसे बड़ा हिस्सा जो पढ़ने वाले वो नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा में हम स्पॉन्जिस पढ़ेंगे, उसके बाद सिलिंट्रेटा पढ़ेंगे जो जेलीफिश का फाइलम है, और उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग फाइलम्स पढ़ेंगे, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, फिर अर्थवर्म का फाइलम पढ़ेंगे एनालिड्स, फिर इंसेक्ट का फाइलम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स, ऑक्टोपस का फाइलम मोलस्कस पढ़ेंगे, स्टारफिश का फाइलम इकाइनोडर्म्स पढ़ेंगे। ये जो भी ऑर्गेनिज्म के मैंने नाम बोले और इनके फाइलम के नाम बोले, ये सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकोड पाया नहीं जाता। ये सारे ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट्स हुए क्योंकि इनमें ऐसा रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में नहीं होता। कोई भी साइड पे नहीं होगा, पर मोस्टली होगा तो डोर्सल साइड पे होगा ये स्ट्रक्चर, और जिनमें होता है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ इसलिए उन कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। तो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशिस, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा वर्टिब्रेट्स, फिशिस, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा वर्टिब्रेट्स किनको कहते हैं, वो आगे के टॉपिक में है। इस चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है उसका बेसिक जो पोर्शन है टर्मिनोलॉजी का, जिसको बिना समझे इस चैप्टर के फाइलम्स को, इन चैप्टर के क्लासेस को हम नहीं समझ पाते, याद रखने, क्योंकि अब जब हम फाइलम पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, कोई भी एनिमल का ग्रुप पढ़ेंगे तो ये लोग वर्ड यूज करेंगे कि इनमें नोटोकोड है, नहीं है, इनमें सिलोम है, नहीं है, ये एसिलोमेट है, ये सिलोमेट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें रेडियल सिमेट्री है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें ऑर्गन लेवल है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। ये टर्मिनोलॉजी आपको तभी समझ आएगी जब ये बेसिस आपको पता होगी। इसकी वजह से ये लेक्चर को आपको बार बार देखना है जब तक टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाती। अदरवाइज नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स चैप्टर के लास्ट तक जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उनमें ये वर्ड्स जरूर आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और हम चैप्टर की एक्चुअल शुरुआत करेंगे एक नए फाइलम सिस्टम की। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सिमेट्री। इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हमारा सिमेट्री रहेगा।